हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द 4 एग्रीमेंट्स की बुक समरी। यह एक ऐसी बुक है जो हमें खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकती है। इसमें वह जादुई स्वतंत्रता बनाने की क्षमता है जो हम सभी चाहते हैं। इन 4 समझौतों को जाने जिनके साथ हमें शांति बनाए रखने और अपने लाइफ में उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता हो। चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, जैक नाम का एक आदमी था। जैक के पास वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। वह एक हाई पेइंग नौकरी, एक सुंदर घर और एक प्यारा परिवार था। हालांकि अपनी दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी के बावजूद जैक ने खालीपन और डिससैटिस्फैक्शन फील किया। एक दिन जैक ने अपने बिजी शेड्यूल से छुट्टी लेने का फैसला किया और एक रिमोट पहाड़ी की यात्रा की। वहां उनकी मुलाकात एक मॉन्क से हुई जो व्यक्तिगत फ्रीडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ की जिंदगी जीते थे। मॉन्क के शांतिपूर्ण बिहेवियर और बुद्धिमान शब्दों से इम्प्रेस होकर जैक ने वहां रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। अगले कुछ वीक के दौरान जैक ने सीखा कि व्यक्तिगत फ्रीडम और आध्यात्मिक विकास का मतलब ज्यादा पैसा कमाना या ज्यादा सफलता हासिल करने के बारे में नहीं था। या बाहरी चीज़ों से अटैचमेंट को दूर करने और मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंपैशन के माध्यम से आंतरिक शक्ति को पाने के बारे में था। जैसे ही जैक ने अपनी रोज की जिंदगी में इन टीचिंग्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में गहरा बदलाव देखा। उन्हें अब और ज़्यादा के लिए लगातार मेहनत करने और दूसरों से कंपैरिजन करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने सिंपल मोमेंट्स में इंजॉय लिया, जैसे कि सनसेट देखना, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना। इसके अलावा उन्होंने फील किया कि सच्ची फ्रीडम अंदर से आती है, सिचुएशन से नहीं। कुछ सालों बाद जैक अपनी बिजी जिंदगी में लौट आए, क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन की एक नई भावना के साथ। उसने सीखी हुई उन लेसन्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी इनर स्टेट रिफ्लेक्शन बन गई, जो कि खुशी, प्यार और मीनिंग कनेक्शन से भरी हुई थी। अंत में जैक ने महसूस किया कि सबसे बड़ा गिफ्ट हम खुद को दे सकते हैं वह है ह्यूमन फ्रीडम और आध्यात्मिक विकास का उपहार। जब हम खुद को अपने ईगो की सीमाओं से फ्रीडम कर देते हैं और अपने सच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हमें फुलफिलमेंट और आनंद के जीवन का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। टॉल्टेक क्या है? हजारों साल पहले टॉल्टेक को पूरे साउथर्न मैक्सिको में विमेन और मेन के ज्ञान का केंद्र के रूप में जाना जाता था। टॉल्टेक कल्चर 10वीं और 12वीं शतक के बीच पुराने समय के मैक्सिको में विकसित हुआ था। उन्होंने 1000 तरह की अलग अलग आवाज़ों की अराजकता का बयान करने के लिए टॉल्टेक शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे वो सभी एक साथ दिमाग में बात करने की कोशिश करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्टिक्स ने टॉल्टेक को एक राष्ट्र या एक जाति के रूप में बताया है, लेकिन एक्चुअल में टॉल्टेक एक साइंटिफिक और कलाकार थे जिन्होंने पुराने समय के लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानों और प्रैक्टिसों का पता लगाने, उनको बचाने के लिए संस्कृति बनाया था। उन्हें मास्टर कहा गया था। वो एक साथ मैक्सिको शहर के बाहर पिरामिड के पुराने शहर, जिसे उस जगह की तरह जाना जाता था जहां इंसान भगवान बनते हैं, यहाँ छात्रों के रूप में आते थे। आपको अपनी सभी पॉसिबिलिटीज के साथ जागरूक होना होता है कि आप एक्चुअल में कौन हैं। टॉल्टेक बनने के लिए 3 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, अपनी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पर नियंत्रण होना, मतलब आपको अपनी सभी पॉसिबिलिटीज़ के साथ अवेयरनेस होना होगा, आप वास्तविक में कौन हैं। दूसरा, बदलाव ओवरकम कर पाना, मतलब हमें कैसे बदलना है, कैसे डोमिनेशन से आज़ाद होना है। तीसरा, इंटेंशन पर नियंत्रण रखना। टॉल्टेक पर्सपेक्टिव से इरादे का मतलब जीवन के उस हिस्से से है जो हमें एनर्जी देता है। जब हम अपनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो हम भगवान की ताकत को फील कर सकते हैं। इरादा बिना किसी शर्त की जिंदगी जीना है। इरादे पर नियंत्रण को इसलिए मास्टर ऑफ लव भी कहा जाता है।
4 एग्रीमेंट्स हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर और अच्छे बदलाव लाने में हेल्प करता है और टॉलटेक की मास्टरी करने वाले लोग पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाते हैं, जिससे प्लैनेट को स्वर्ग बनाने का सपना आपके खुद के सपनों में बदल जाता है और आप बिना किसी डर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर के समझौतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खुद के दिमाग को अपने तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। चैप्टर 2, प्लैनेट का सपना क्या है। हम सभी लोग सपने देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और हमारे सामने रहने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि ग्रह के सपने कैसे देखे जाते हैं। ग्रह के सपने में इतने नियम होते हैं कि जब एक नया इंसान पैदा होता है तो उस बच्चे का ध्यान उन नियमों की तरफ अट्रैक्ट होता है और बच्चा उन्हें अपनाना शुरू कर देता है। समाज हमें प्लैनेट का सपना देखना सिखाने के लिए हमारे पेरेंट्स, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही सोसाइटी हमें ज़िंदा रखने के लिए कुछ चीज़ें सिखाता है, जिसमें से एक है मेडिटेशन। ध्यान वह क्षमता होती है जिसमें हम सिर्फ उस पर ध्यान लगाना होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम 1,00,000 चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अपने ध्यान का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं सिर्फ उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारे आसपास के बड़े बूढ़ों ने हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया है। रिपीटेशन के ज़रिए से हमारे दिमाग में समाज की सारी जानकारी डाली है। इस तरह हमने वह सब कुछ सीखा है जो हम अब जानते हैं और जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए करते हैं। ग्रह का सपना हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमें सिखाता है कि हम किस चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत हम उस भाषा से करते हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज, अपनी बात दूसरों को समझाने का तरीका। हर लैंग्वेज, हर लेटर, हर समझौता होता है। हम इस बुक में हर पेज का मतलब को पेज के एक समझौता है जिसे हम समझते हैं। एक बार जब हम पेज पर लिखे हुए शब्दों को समझ लेते हैं तो आप अपना ध्यान उस बात को दूसरों को समझाने के लिए लगा सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे आसपास के लोगों ने बिलीफ सिस्टम बनाई थी, क्योंकि बच्चों के रूप में हमारे पास अपनी मान्यताओं को चुनने का विकल्प नहीं होता है। लेकिन हम उन सभी जानकारी या बातों को मान सकते हैं जो हमें बाकी लोगों के ज़रिए बताई गई थी। जानकारी इकट्ठा करने का अकेला तरीका सहमत होना होता है। ग्रह का सपना अपना ध्यान खींच सकता है, लेकिन अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आप उस जानकारी को नहीं अपनाते हैं जो आपको समाज दे रही है। जैसे ही हम सहमत हो जाते हैं उस बात पर भरोसा करने लगते हैं जो आपको समाज बताता है, तो यह आपकी सच्ची मान्यता बन जाती है। इसलिए सही मायने में भरोसा करना बिना किसी शर्त के भरोसा करना होता है। लेसन 3, इंसानों को डोमेस्टिकेशन। हम एक तरह से खुद के ही पेट बनते जाते हैं क्योंकि हम उन सभी चीज़ों को खुद अपनाने लगते हैं। प्लैनेट के सपने को अपनाकर हम सभी एक दूसरे के पेट्स बनने लगते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ों के समझते हैं जो हमें समाज सिखाती है और उनके बताए गए तरीक़ों से काम करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी पर नियंत्रण नहीं रहता। क्योंकि हमें शुरू से ही लोगों की बातें सुनना, उनके अकॉर्डिंग काम करना सिखाया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआती चीज़ों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे बॉटल, मिल्क पकड़ना, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हम टीवी या आसपास के लोगों से सिखाया जाता है कि हमें कैसे जीना है, किस तरह का बिहेवियर अपनाना है। सीधे शब्दों में कहें तो प्लैनेट का सपना हमें इंसान बनना सिखाता है। हम एक तरह से खुद के ही पालतू जानवर बनते जाते हैं क्योंकि हम उन सभी चीज़ों को खुद अपनाने लगते हैं जिससे हमारी मान्यताएं उपयोगी होती है। यह कानून की एक बुक की तरह है जो हमारे दिमाग पर राज करती है। मतलब बिना कोई सवाल किए हम उन सभी चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें बचपन में सिखाई गई थी। हम अपने सारे फैसले उन बताई गई बातों को सोचकर और ध्यान में रखकर ही करते हैं, भले ही उस फैसले से हमारा मन सहमत होता हो या नहीं हो। यहाँ तक कि मोरल रूल्स को भी हमारे दिमाग में एक ऑर्डर में बैठाया जाता है।
एक एक करके ये सभी समझौताएं हमारे दिमाग में आते रहते हैं और ये समझौते हमारे सपने पर राज करते हैं। जिस तरह सरकार के पास नियमों की एक बुक होती है, उस तरह प्लैनेट को नियंत्रण करने की उसी तरह बिलीफ कानून की बुक है जो हमारे व्यक्तिगत सपने को नियंत्रित करता है। चैप्टर 4, इंसान के मन का एक स्टेट। हमारा पूरा दिमाग एक फॉग की तरह होता है, जिसे टॉल्टेक ने में टोटे कहा है। हमारा मन एक सपने की तरह है जहाँ एक ही वक्त में 1000 लोग बात करते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता। यह हमारे मन का स्टेट है जो काफ़ी बड़ा होता है। उस बड़े मॉनिटर से आप यह नहीं देख सकते कि आप वास्तव में क्या है। भारत में लोग टोटे को वो माया कहते हैं, जिसका मतलब कन्फ्यूज़न होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद है, और इसी वजह से हम यह नहीं देख सकते कि वास्तव में कौन है, और यह भी नहीं देख सकते कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम सभी के दिमाग में एक बड़ा मिटोट बहुत सारी अराजकता को पैदा करता है, जो हमें इस चीज़ को गलत तरीके से देखने और गलत समझने की वजह देता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीज़ों को वैसे नहीं समझते जो वह रियलिटी में होती है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझे कि आपका मन एक कंप्यूटर है और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर और हमारा मन उन गलत जानकारियों को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। गलत जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा लोगों के बीच बात करने के लिए तरीकों को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी को गलत जानकारी देते हैं तो वो लोग उन गलत जानकारी के अनुसार ही काम करते हैं, जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि हर बार जब दूसरों से लोग आपसे बात करते हैं तो वो आपके दिमाग में एक कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं, जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर इमेजिन कीजिए कि अपनी उस कन्फ्यूज़न को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और इस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न अर्थ पर सभी इंसानों के बीच कभी ना खत्म होने वाली जंजीर चेन की तरह है, जो कि चलती ही आ रही है। आखिर में वही दुनिया बचेगी जो सिर्फ गलत जानकारी के जरिए से बनी हुई है। यह गलत जानकारी एक तरह का जहरीला वायरस है जिसे टॉल्टेक ने माइटोट कहा है। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए खुद से ये 4 समझौता करें। पहला समझौता, फ्लॉलेस बने। पहला एग्रीमेंट है अपने वर्थ के साथ फ्लॉलेस बने। पहला समझौता सबसे ज़रूरी है और यह करने के लिए सबसे मुश्किल भी है। यह इतना ज़रूरी है कि सिर्फ इस पहले समझौते से एक्सिस्टेंस लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिसे राइटर धरती पर स्वर्ग कहते हैं। पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ बेदाग बनना। शब्द जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। कॉन्सेप्ट रिश्ते और भरोसों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाले उलझन को पैदा करने से बचने के लिए अपने आप पर या दूसरों पर उस कन्फ्यूज़न का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहें। सिर्फ वही बातें कहने की आदत डालें जो आप अपने भले के लिए कहते हैं, और अगर जब किसी भी तरह का शक हो, मतलब आपको कोई बात किसी भी तरह से गलत लगे, तो उस बात को किसी से भी ना कहें। अगर आप फ्रीडम होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और अगर आप वास्तविक से स्तर मतलब नर को पार करना चाहते हैं, तो अपने आप से यह पहला समझौता जरूर करें। अपने शब्दों के ज़रिए आप अपनी क्रिएटिव पावर को सबके सामने एक्सप्रेस करते हैं। शब्दों के ज़रिए ही आप सब कुछ बताते हैं। आप चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हो, आपका इरादा वर्ड्स के ज़रिए से ही होता है। आप जो सपने देखते हैं, जो आप फील करते हैं और जो वास्तविक में है, वह सब कुछ आपके शब्दों के ज़रिए से ही जाहिर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अपने शब्दों के साथ बेदाग होने से आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपने इस एनर्जी का इस्तेमाल सच्चाई की दिशा और अपने आप से प्यार करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करते हैं
तो बस उस इरादे से आप सच्चाई को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ सच ही हमें आज़ाद कर सकता है। आप अपने शब्दों की गलती को अपने खुद से प्यार करने के स्तर के ज़रिए से मेज़र कर सकते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं और आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं, यह सब आपके वर्ड्स की क्वालिटी और एकता से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने शब्दों में कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और इसी तरह आप खुशी और शांति फील करते हैं। इसलिए आज से ही आप अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करें। दूसरा समझौता, पर्सनली ना लें। अगले 3 समझौते वास्तविक में पहले समझौते से क्रिएट हुए हैं। दूसरे समझौते को करने के लिए खुद से किए गए पहले समझौतों को याद रखें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपनाएं। अगर आप पहले 2 समझौतों का प्रैक्टिस करते हैं तो आप 75% उन छोटे समझौतों को आसानी से कर सकते हैं जो आपको धरती पर मौजूद नरक में फंसा कर रखा है। आपको पर्सनली कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को पर्सनली लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। अगर आप इस दूसरे समझौतों को एक आदत बना सकते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको वापस नर्क में नहीं डाल सकता। जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपके पास बड़ी आज़ादी होती है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं क्योंकि जो कुछ भी आपसे कहा गया है आप उससे सहमत होते हैं। जैसे ही आप उन बातों को मंजूरी देते हैं तो आप नर्क के सपने में फंस जाते हैं। जिस चीज़ की वजह से आप फंसते हैं उसे राइटर पर्सनल इम्पोर्टेंस कहते हैं। व्यक्तिगत महत्व या चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेना आपके सेल्फिश और लालची बनाता है, क्योंकि हम यह मान्यता बनाते हैं कि सब कुछ हमारे खुद के बारे में है। हमारी पढ़ाई के वक्त और उस दौरान जब हमारे पास पालतू जानवर होते हैं, उसके दौरान हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से लेना सीखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, यह सिर्फ आपकी समस्या होती है। इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होता है। वह यह तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यहाँ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ ठीक से बिहेव कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। दूसरों की मान्यता उसके अनुसार होती है, इसलिए वे आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं यह वास्तव में उनके बारे में ही होता है, क्योंकि हम सभी लोगों को वैसे ही पहचानते हैं जैसे हमारी समझने की ताकत होती है। अगर आप बिना किसी डर के जीते हैं, अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं, तो इनमें से किसी भी फीलिंग के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी अनुभूति को महसूस नहीं करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा संभव है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा फील करेंगे तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ आपको खुश करता है। आप अपने आसपास की हर चीज़ से प्यार करते हैं क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं। आप जैसे ही वैसे ही आपको रहना पसंद है और आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से खुश रहने लगते हैं। इसलिए आपको खुशी का समझौता खुद ही करना होगा। आपको पर्सनली रूप से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। हम सभी लोग अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के दुखों का सामना करते हैं, और अगर हम इन दुखों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं, इंसान एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब वो दर्द में होते हैं, आप दूसरे के कामों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते हैं, आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप वास्तव में इसे समझते हैं और चीज़ों को पर्सनली रूप से लेने से मना करने लगते हैं तो आप शायद ही दूसरों की बातों, कमेंट्स और कामों से परेशान हो सकते हैं। इसलिए पर्सनली रूप से कुछ भी ना लेने का प्रैक्टिस शुरू कर दें। तीसरा समझौता, एजम्पशन ना बनाएं। तीसरा समझौता मान्यता नहीं बनाने का है, मतलब एजम्पशन नहीं बनाना है। हमें अपने अंदर हर चीज़ के बारे में एजम्पशन बनाने की आदत होती है। एजम्पशन बनाने में समस्या यह होती है कि हम उस एजम्पशन को सच मान लेते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सच साबित करने के लिए कसम भी खा सकते हैं कि हम अक्सर इस बारे में मान्यता बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं।
हम इसे पर्सनली रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं। हम अपने शब्द के साथ भावनात्मक इमोशनल रिएक्शन बनाते हैं, इसलिए हम भी ज़्यादा अंदाज़ा लगाते, तब हम समस्या पूछ रहे होते हैं और अपनी अजम्पशन से उन्हें गलत समझते हैं। चौथा समझौता है, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। चौथा समझौता वह है जो बाकी 3 समझौतों को गहरी आदत बनाने की परमिशन देता है। चौथा समझौता पहले 3 के एक्शन के बारे में है। हमेशा अपना बेहतर दे। पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। यह उम्मीद ना करें कि आप अपने शब्द के साथ हमेशा बेदाग रह सकते हैं। हमारी हर रोज़ की आदतें बहुत मजबूत होती है और आपके दिमाग में बहुत मजबूती से टिकी हुई होती है, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए यह उम्मीद ना करें कि आप पर्सनल रूप से कभी कुछ नहीं कर लेंगे। सिर्फ आपका अपना समय अच्छा दे। यह उम्मीद ना करें कि आप कभी भी दूसरी अजम्पशन नहीं बनाएंगे, लेकिन आप साफ तौर पर अपना बेस्ट दें। इसी के साथ यह समरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।